ओके, तो सबसे पहले अपन अब इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन देखना स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले एक एंगल ऑफ रिपोज होता है, वो अपन देखते हैं क्या है ये। देखना ध्यान से। एंगल ऑफ रिपोज ये है क्या, समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सपोज करो ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे तुमने एक ब्लॉक प्लेस किया हुआ है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस सरफेस को मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर एंगल पे उठाते जा रहा हूँ। तो तुम क्या देखोगे कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, है ना। अब ये पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, इसे मैं जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठाता जा रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे मैं देख रहा हूँ कि ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है नीचे की तरफ स्लाइड करना, नीचे की तरफ स्टार्ट हो जा रहा है। तो कहने का मतलब, जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करे, जस्ट, है ना, मतलब कि उस टाइम पे स्टार्ट ही किया हो, उस पर्टिकुलर एंगल को अपन कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। समझे क्या? मतलब कि अपन इस इंक्लाइन प्लेन को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे होंगे, यानी कि थीटा इंक्रीज कर रहे होंगे एट पर्टिकुलर एंगल व्हेन बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस एंगल को अपन एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। समझ में आया एंगल ऑफ रिपोज क्या है? अच्छा, जब एंगल ऑफ रिपोज अपने को जस्ट स्लाइडिंग के कंडीशन में पता है, तो मैं इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइडिंग है, इसका मतलब ए कितना होगा, 0। अच्छा, नीचे क्या लगेगा बताओ? नीचे लगेगा mg साइन थीटा। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल। सरफेस के डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg, और इस तरफ क्या लगेगा, तो mg cos थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, ऊपर, और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू mg, है ना। फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पे, म्यू mg, बोलो। सर तो म्यू एम जी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, गुड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है ना। और एन जब mg के बराबर होगा तभी ये लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल जो वो mg cos थीटा के इक्वल है। दैट मीन्स कि फ्रिक्शन जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू mg cos थीटा, ये ध्यान रखना। अब म्यू mg cos थीटा है, अब इसका जस्ट देखो, अब क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट ही है कि जब ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, इसका क्या मतलब है कि mg sin थीटा और फ्रिक्शन क्या होगा, बराबर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, साइड में देखना, mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल हो गया, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू, और ये म्यू एस होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की अपन बात करें तो, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो तुम फिर देख सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस आया। एक जगह और आया था, कहाँ पे, याद करो, लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस। उस लैम्डा को अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरीके से अपन एक रिलेशन भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिपोज के। सही है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिपोज के। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो एंगल ऑफ रिपोज, इसमें एक लाइन लिखना, एंगल ऑफ रिपोज, सबसे पहले हेडिंग लिखो, उसमें एक लाइन लिखो, at some angle of inclination, at some angle of inclination ब्रैकेट में थीटा, at some angle of inclination ब्रैकेट में थीटा, when the body starts sliding down at some angle of inclination theta, when the body starts sliding down the plane due to gravity, this angle of inclination is called angle of repose. This angle of inclination
is called angle of repose। उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करके नोट कर लो और लास्ट में ये लाइन लिख लेना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज के होता है। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। नोट कर लिए क्या? नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज कर देना। देखना, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट देखना, एक सिंपल इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा गिवन है और ब्लॉक एम को इस तरीके से प्लेस किया हुआ है। ठीक है, केस फर्स्ट में अपन मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किधर मूविंग है, डाउनवर्ड्स, है ना। तो सोचो, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूविंग है ए एक्सेलरेशन से। मैं निकालना चाहता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन ए कितना होगा। बता सकते हो कितना होगा ए एक्सेलरेशन? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एफ बी डी अपन ड्रॉ करेंगे।
तो ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, mg का इधर वाला कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन, मतलब ऊपर फ्रिक्शन, और इधर वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। सही है। मुझे पता है कि जो नॉर्मल है वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के। अब नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है, दैट मीन्स फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू इंटू नॉर्मल के, और इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपने को म्यू गिवन है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन फोर्स। अब यदि मैं अलोंग इंक्लाइन इक्वेशन लिखता हूँ, अलोंग इंक्लाइन, तो अलोंग इंक्लाइन में क्या होगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू ma, ध्यान से देखना। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की जगह क्या लिखोगे, म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, mm कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर क्या आएगा, देखो g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, तो ये एक्सेलरेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कहने का मतलब, चाहे कैसा भी तुम इस पे ब्लॉक रखो, 1 kg का रखो, 3 kg का रखो, 5 kg का रखो, सभी के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, बराबर। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा, ये तुम्हें याद रख लेना है, म्यू एम जी मतलब ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बहुत आसान है, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, सिंपल। किसी भी ब्लॉक के लिए यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, बस नोट करना। केस फर्स्ट में लिख लेना, when block is moving down the plane, when block moving when block is moving down the plane, नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये अपने को याद भी रखना है, डायरेक्ट अपन अप्लाई करेंगे, टाइम सेव होगा। सोचो यही सरफेस यदि स्मूथ होता तो म्यू जीरो के बराबर होता, तो एक्सेलरेशन कितना होता, जी साइन थीटा, जो अपन ने न्यूटन लॉ में पढ़ा है। न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है बस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का है, बाकी तो सब कुछ न्यूटन लॉ जैसा ही है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकंड। देखो केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स, है ना,
तो k सेकेंड में ऑब्जेक्ट किधर मूविंग है, ब्लॉक किधर मूविंग है, ऊपर की तरफ। ध्यान से देखना, अपने पास ये सिंपल एक ब्लॉक है, मास m, एंगल थीटा। अब इसके पास ऊपर, ये ऊपर मूविंग है, मान लो इसके पास कोई वेलोसिटी v है ना। अब ये ऊपर मूविंग है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन किधर होगा। सोच के बताना, क्या ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करके रेस्ट पे आ जाएगा क्या? सोच के बताओ। सपोज करो मैंने इसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी, तो क्या ये कुछ टाइम बाद रुक जाएगा क्या? इंस्टेंटली रेस्ट पे आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अब इंस्टेंटली रेस्ट पे, इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन तो किधर होगा, डाउनवर्ड ही होगा, है ना। एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड्स होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें रिटार्डेशन क्लियर कट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो एक्चुअली किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन जो भी है वो रिटार्डेशन की तरह काम करेगा। कैसे करेगा ये देखते हैं। सेम एफबीडी ड्रॉ करेंगे, इधर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, इस तरफ लगेगा mg साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर लगेगा mg cos थीटा। और देखो मुझे बताना, फ्रिक्शन इस बार ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? बोलो। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अभी इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी किधर है, इंस्टेंट वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। यदि तुम नेट फोर्स इस पे देखना चाहो तो नेट फोर्स है डाउनवर्ड की तरफ, और कितना है, तो mg साइन थीटा प्लस f, राइट। और यहाँ से आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। और तुम्हें पता है एफ नेट ma के बराबर होगा, तो mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा के होगा। तो mm कैंसिल हो जाएगा, और a बराबर क्या बनेगा, g साइन थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। और ये जो एक्सेलरेशन है किधर होगा, डाउन द प्लेन। इस केस में रिटार्डेशन की तरह काम करेगा। ठीक है, देखा जाए तो एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि मेरा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो जिधर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स है डाउनवर्ड्स, यानी कि एक्सेलरेशन भी किधर होगा, डाउनवर्ड्स। तो सिंपल, जब भी अपन ऑब्जेक्ट को मूव इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव करा रहे होंगे तो उसमें रिटार्डेशन का काम होगा, है ना। नोट करना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। इस केस में चाहो तो लिख सकते हो व्हेन ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स। देखना, अब इस पे कम से कम 6-7 क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिए वो, डन का मैसेज कर देना। और मैं फिर से तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये दोनों एक्सेलरेशन तुम याद रखोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा, टाइम सेव होगा। कहने का मतलब, यदि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूविंग हो तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ब्लॉक यदि अपवर्ड मूविंग हो तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। एंड ये दोनों एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता।
मतलब चाहे मास कुछ भी हो, एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। ठीक है, आगे बढ़े क्या? नोट कर लिए हो, डन का मैसेज कर देना। ओके, देखना अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल अपने को गिवन है 37 डिग्री और म्यू गिवन है 0.5। ठीक है, और एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ने टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेस करा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी है 0, मतलब एट t इक्वल्स टू 0 पे अपन इसे रिलीज कर रहे हैं। तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। करो सॉल्व। t बराबर 0 पे इसे रिलीज किया गया है। टेन 25। ओके, टेन 20 बहुत बढ़िया। 10 25, सॉरी। गुड, मैक्सिमम का आंसर सही आ रहा है। 10 25। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब एक बार जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो तो ए क्या होगा बताओ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब जी है कितना 10, साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 0.5 इंटू 10, और ये हो जाएगा 4/5। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 6 - 4 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस उसका तो कुछ भी नहीं है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यू 0, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 5, तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। एंड डिस्प्लेसमेंट देखे तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी कितना हो जाएगा 0, हाफ
ए है कितना 2 और टाइम कितना आया 5 यानी 25, यहाँ से आएगा 25। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसमें किसी को डाउट तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखना, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, देख लो। सिंपल एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया। ये कैसे सॉल्व करा, एफबीटी से सॉल्व करा, और ये रिजल्ट मुझे याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। ठीक है, देखना नेक्स्ट। फिर से अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है और ब्लॉक इस बार बॉटम पे रखा हुआ है। एंगल है 37 डिग्री फिर से, और इसे मैंने 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5। ठीक है, 0.5 पहले जैसा ही है। तुमसे पूछा गया फाइंड टाइम व्हेन ब्लॉक इज इंस्टेंट रेस्ट। ब्लॉक इज इंस्टेंट रेस्ट। ब्लॉक जब इंस्टेंट रेस्ट पे आएगा उस टाइम के लिए तुम्हें टाइम बताना है, और फर्स्ट सेकंड और डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है कि जब ये इंस्टेंट रेस्ट पे आया उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इसने कितना ट्रैवल करा अलोंग द इंक्लाइन। अलोंग द इंक्लाइन है ना, बताओ आंसर। टू 20, बहुत बढ़िया। एम की वैल्यू से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम कैंसिल हो जाएगा। देखो, एम की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। एम तुम मान के चलो, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 सेकंड, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है यहाँ पे क्या, तो a इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, है ना। जी साइन थीटा प्लस म्यू जी साइन थीटा, और ये म्यू जी कॉस थीटा, सॉरी, और ये किस तरफ होगा एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड, यानी कि रिटार्डेशन का केस है। ठीक है, जी कितना है 10, साइन 37 कितना होगा 3/5, म्यू है कितना 0.5, 10, और इधर कितना आएगा 4/5। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो 6
प्लस 4 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी जीरो, यू कितना बताओ 20, रिटार्डेशन है 10 का इंटू टी, तो टाइम यहाँ से कितना जाता है 2 सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है, थर्ड इक्वेशन लगा लो। तुम चाहो तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। v कितना है 0, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ 400 माइनस 2 इंटू 2 इंटू एस, एस कितना आ जाएगा 100 मीटर्स क्या, देखो सॉरी यहाँ 10 है, सॉरी 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 मिस्टेक। तो यहाँ पे सिंपल कितना आएगा 400 डिवाइड बाई 20, तो एस इक्वल्स टू 20 मीटर, 220 आंसर। किसी को डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में, आगे बढ़े क्या? चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो कराता हूँ मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, लिखना, लैंग्वेज है इसमें। अ ब्लॉक मूव्स डाउन, अच्छे से लिखना क्वेश्चन। अ ब्लॉक मूव्स डाउन अ स्मूथ inclined plane. A block moves down a smooth inclined plane of inclination theta. A block moves down a smooth inclined plane of inclination theta. Its velocity, its velocity on reaching the bottom is small v. Its velocity on reaching the bottom is small v. ये था फर्स्ट केस, एक बार फिर बता देता हूँ। A block moves down a smooth inclined plane of inclination theta. Its velocity on reaching the bottom is small v. If it slides down, if it slides down, if it slides down a rough inclined plane, if it slides down a rough inclined plane of same inclination, of same inclination, of same inclination, its velocity on reaching the bottom, its velocity on reaching the bottom is v by n, is v by n, और n नंबर है जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, तुमसे पूछा गया फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। इसके 4 ऑप्शंस भी हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। ऑप्शन पहला है म्यू इक्वल्स टू tan थीटा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, म्यू इक्वल्स टू cot थीटा 1 माइनस 1 by n स्क्वायर, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा 1 माइनस 1 by n स्क्वायर, एंड लास्ट ऑप्शन है म्यू इक्वल्स टू cot थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 by n स्क्वायर का पावर हाफ। ये अपने पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तुम्हें बताना है कि कौन सा सही है। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी भी तरह क्वेश्चन कोई सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना।
बहुत बढ़िया, आंसर सी, ऑप्शन सी बताया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। दो मिनट का टाइम और दूंगा, उसके बाद मैं फिर सॉल्व करूंगा। बस थर्ड इक्वेशन दोनों केस के लिए लगाओ और दोनों को डिवाइड कर दो। थर्ड इक्वेशन दोनों के लिए लगाओ और डिवाइड कर दो। स्मूथ सरफेस के लिए एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, एंड रफ सरफेस के लिए होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। चलो करते हैं सॉल्व। बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। रवि का सेकंड आ रहा है आंसर। ठीक है, चेक करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले जो दो डिफरेंट केसेस गिवन है ना, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे गिवन है कि एक स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है। बहुत बढ़िया। स्मूथ सरफेस है और एक है अपने पास रफ सरफेस। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि स्मूथ सरफेस होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे सिंपल इसे मैं स्मूथ मानता हूँ, यानी कि म्यू को मैं 0 मान रहा हूँ, तो इस केस में तो मैं एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखूंगा ना, जी साइन थीटा के बराबर होगा। सही है। मानते ही ये रफ है, म्यू है इसके पास, तो इसके पास ए कितना होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सही है। अब जब ये यहाँ पे पहुंचता है, इस टाइम पे इसके पास स्पीड है v, और जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो इस टाइम इसके पास स्पीड है v बाय एन। राइट। ये अपने पास दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट के लिए मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूंगा। क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और वी स्क्वायर तो v रहेगा, u 0 होगा, एंड सिंपल 2, और एक्सेलरेशन कितना है जी साइन थीटा, और मान लो डिस्प्लेसमेंट है d के बराबर, या इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है वो है d के बराबर। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन को देखो तो v बाय एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं है ना, हाँ सही है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखना, प्लस 2, ए की जगह क्या लिखोगे, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा है ना, और इनटू में एक डी का टर्म आएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपने पास है, इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड करो, है ना। तो इस तरफ आएगा वी स्क्वायर, इधर आएगा वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, फिर इस तरफ क्या आएगा, टू जी डी। देखो टू जी डी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इधर से क्या बचेगा, ऊपर सिंपल एक साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा।
और इसमें भी 2g/d, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, v² से v² कैंसिल हो जाएगा, तो n² ऊपर चला जाएगा। और बाकी आप कर सकते हो, साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो 1/1 माइनस म्यू कॉट थीटा, ये रहेगा क्या। अब बाकी अरेंज करके म्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो सॉल्व करके क्या आता है। इजी क्वेश्चन है ये, बस इसमें दो इक्वेशन लगाना और बस इसी को सॉल्व करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सी, बहुत बढ़िया, नोट कर लो फिर। ये नोट करने के बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माइंड में आया है, ये बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा। नोट कर लेना तो डन का मैं। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो कौन कौन आंसर दे पाता है। ए और बी दो ब्लॉक है और इस तरफ मैंने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है, इस तरफ मैंने 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है। ए पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है ना वो है 80 न्यूटन, और बी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो है 70 न्यूटन, है ना। ए और बी पे मैक्सिमम वैल्यू ये गिवन है। तुमसे पूछा गया है फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन ए पे जो एक्चुअल लगेगा, ये तो मैक्सिमम है, समझना, ये जो ए वगैरह है ना ये सब कुछ मैक्सिमम है इस वाले सरफेस के लिए, ये मैक्सिमम यहाँ कह लो और इसे मैक्स कह लो, ठीक है। फ्रिक्शन एट ए, फ्रिक्शन एट बी, करो सॉल्व। टेंशन, फ्रिक्शन एट ए, फ्रिक्शन एट बी। ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है 80 न्यूटन, बी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है 70 न्यूटन, ए पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा गया एंड बी पे 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। बताओ सोच के क्या होगा आंसर, प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है। 3 मिनट का समय लो, आराम से सोचो और फाइनल आंसर पे पहुंचो।
आया क्या किसी का आंसर? सोचो सोचो, इसी तरीके से आंसर तक पहुंचो। टेंशन 358/3। ओके, उत्कर्ष बता सकते हो कैसे तुमने सॉल्व किया? सर पहले बी के एफबीडी बनाया ठीक है। और ए दोनों का एफबीडी बनाया, और सर ये जो एफ मैक्स की वैल्यू दी है ना, तो सर ये इसको जैसे ए वाले के लिए 80 इज इक्वल टू म्यू आर एन ए, और म्यू दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि सरफेस सेम है। और फिर उन दोनों का रेशियो निकाला तो अपन के पास एन ए बाय एन बी जो है 8/7 आ गया। और एन ए क्या है एम जी, एन ए क्या है एम जी, तो एम ए अपॉन एम बी आ गया 8/7। और फिर जो दो एफ बी डी की इक्वेशंस बनाई थी उनको डिवाइड किया, और एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा क्योंकि वायर सेम है, स्ट्रिंग सेम। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ क्या ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा या मूविंग रहेगा? पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, तभी आगे अपन प्रोसीड करेंगे। ये जो सिस्टम जो तुम्हें दिख रहा है, ये रेस्ट पे रहने वाला है या मूविंग होगा? कौन बताएगा क्या होगा, ये रेस्ट पे या मूविंग है? मैसेज करो। कुणाल कह रहा है मूविंग है। ओके, अच्छे से सोचो। सौम्या भी कह रही है मूविंग है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। रेस्ट में अमित बताया, बहुत बढ़िया। रेस्ट एंड मूविंग अभी ये तो बहुत आसानी से तुम देख सकते हो ना यार। देखो इस पर नेट फोर्स कितना है, 20 न्यूटन का। इधर 120, इधर 100, तो नेट फोर्स 20। अब जब तुम इस सिस्टम को आगे मूव कराने लगोगे तो ये दोनों फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा ना, 70 और 80। तो ये सिस्टम तो मूविंग है ही नहीं, फिर कैसे तुम मूविंग करा रहे हो इस सिस्टम को? पहले मुझे ये बताओ। तुम सोचो, जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम फ्रिक्शन अप्लाई करोगे, राइट? और तुम यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स से बहुत ज्यादा है, तो सिस्टम मूव ही नहीं करेगा। क्या तुम समझ पा रहे हो? तुम देखो यहाँ पे ये 120 है और ये 100 है, नेट फोर्स है 20। अब ये आगे की तरफ यदि मूव करता है तो ये दोनों फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लगेगा ना, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट। तो 70 + 80 150 कहां से मूव करेगा? चांस ही नहीं है। सोचो सोचो, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, अब ऐसे मिस्टेक मत करो। एटलीस्ट रेस्ट में मूविंग में इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, सोचो अच्छे से। पहले ये बताओ तुम लोग को ये समझ में आया क्या ये सिस्टम रेस्ट में है? ये सिस्टम रेस्ट में है, तुम्हें ये समझ में आया क्या? ओके, फिर सोचो, फिर सोचो आगे क्या होगा। फिफ्टी 70 50, 50 70 50, 20 20 20, 57 नहीं 50 50 70।
50 50 70 50 70 50। बहुत बढ़िया। चलो कुणाल बताओ कैसे सॉल्व किए। सर ए और बी का दोनों का एफबीडी कर लिया और रेस्ट पे थे तो उस हिसाब से टेंशन निकाल ली। तो चले ठीक है, मैं ए का एफबीडी बनाता हूँ। तो इस तरफ 100 न्यूटन लगेगा, फिर इधर टेंशन लग गया तो फ्रिक्शन कितना लगा है 80। सर पहले बी ब्लॉक से शुरू। अच्छा बी से स्टार्ट करेंगे तो इधर है 120, इस तरफ है टेंशन टी और इस तरफ है 70 ऐसा। यस सर, फिर ओके से तो टेंशन तुमसे कोई निकाल। क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मैं बी से क्यों स्टार्ट करूं ए से क्यों नहीं कर सकता हूं, तो इसका आंसर क्या दोगे। नेट फोर्स। कोई बताएगा आखिर मैं बी से क्यों स्टार्ट करूं ए से क्यों नहीं कर सकता हूं। नेट फोर्स, चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया, गुड ट्राई, अच्छे से सोचे हो तुम एटलीस्ट कम से कम। 3-4 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, 3-4 नहीं 6-7 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। देखो मैं कहता हूं कि चलो मैं ए से स्टार्ट किया तो इधर 100 न्यूटन लग गया, कायदे से मैं इधर 80 न्यूटन लगा दूंगा तो टेंशन मेरा कितना आ गया 20 न्यूटन। समझना, मैंने ए से स्टार्ट किया है। तो मैं बी पे आता हूं तो बी पे मैं टेंशन कितना लगाऊंगा 20 न्यूटन। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इसमें फ्रिक्शन कितना लग गया 70 न्यूटन और इधर कितना लगा 120 न्यूटन। देखो ये तो रेस्ट पे रहेगा लेकिन ये रेस्ट पे नहीं रह पाएगा। कैसे कि 70 + 20 90 है और ये डिमांड कितने का कर रहा है 120 का। और मुझे पता है कि इस सिस्टम में ए और बी दोनों ही रेस्ट पे है और ये डायग्राम में ये रेस्ट पे नहीं है। समझ रहे हो, मतलब मैं ए से इस तरीके से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। आया समझ। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बी से डिस्ट्रीब्यूट करके देखता हूँ। तो बी से मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा तो इधर से आया 120। अब टेंशन मुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता फ्रिक्शन 70, तो 120 में 70 फ्रिक्शन ने ले लिया, बचा कितना 50 और ये 50 अपने स्ट्रिंग को प्रोवाइड करा। और देखो इधर है 100, इसे डिमांड है 50 का, तो इधर तो फ्रिक्शन 50 दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल क्यों है, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे, और सिस्टम रेस्ट पे होता है तो कौन सा फोर्स लगता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। समझे। तो यहाँ यानी कि ए पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एडजस्टेबल नेचर का है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ टेंशन 50 फ्रिक्शन 50 और एफ बी पे फ्रिक्शन कितना है 70, तो 50 50 70 आंसर होगा। क्या तुम्हें समझ में आया। सोचो सोचो, यदि मैं ये पहले वाला केस देखता, ये फर्स्ट केस यदि मैं देखता तो मैं ये देख रहा हूँ कि बी पे फोर्स अनबैलेंस्ड हो रहा है, मतलब बी पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। और जब जीरो नहीं होगा तो फिर ये सिस्टम रेस्ट पे तो रहेगा ही नहीं। मतलब ये जो मैं केस ले रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं हो रहा होगा। फिर मैं क्या करा कि मैं बी से फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। बी से कैसे किया, तो इसे मैंने 120 दे दिया और 120 तो खैर अप्लाइड ही है, इसमें 70 किसके पास चला गया फ्रिक्शन के पास, तो इसके पास बचा कितना 50। तो 50 न्यूटन किस में जाएगा बताओ, टेंशन में। फिर इसके पास टेंशन में भी 50 न्यूटन है, इसके पास डिमांड है 100 का, तो ये 50 कौन सप्लाई करेगा, फ्रिक्शन। क्यों सप्लाई करेगा 50, क्योंकि फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कैपेसिटी 80 न्यूटन का है और इसे डिमांड कितने का किया गया 50 न्यूटन का, जो कि एडजस्टेबल इन नेचर होता है, राइट। क्या तुम समझ पा रहे हो क्या। सोचो सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यदि सबको समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। सर हाँ बोलो। सर ये पूछना था सर, यदि दोनों ब्लॉक में सर बराबर का फोर्स लगे सर, मतलब सर इसमें भी 120 इसमें भी 120, तो सर ऐसा नहीं होगा कि रोप ब्रेक हो जाए सर और दोनों मूव कर जाए सर। एक्चुअली देखो मैं क्या कहता हूँ, रोप, अब तुम्हें कैसे पता कि रोप कमजोर है। मैं कहूँ कि मैं रोप को दुनिया के जो हार्डेस्ट मटेरियल है उससे बना दिया हूँ। अब अपन तो आइडियल केस लेते हैं ना, ऐसा मान के चलेंगे कि रोप, अच्छा रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ गिवन हो तो मानेंगे कि रोप ब्रेक हो जाएगी। ऐसा न्यूटन लॉ में भी क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है कि अपने को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया गया था स्ट्रिंग का। तो जब किसी क्वेश्चन में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया जाता है तो अपन मानेंगे कि हाँ रोप कमजोर है या रोप का लिमिटेशन ये है।
बट कभी ऐसा ना गिवन है तो अपन तो ये मानेंगे ना कि रूप तो इनफाइनाइट टेंशन मतलब सह सकता है, इस तरीके से समझो। यस सर। आइडियल रूप अपन मान के चलेंगे। अब जरूरी थोड़ी ना कि 120 पे, हो सकता है 1 लाख तक ये अपना कैपेसिटी रखता हो, अपने को नहीं पता है ना, और ऐसा क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कह सकते ये सब चीज के बारे में। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया क्या, या फिर से बताऊं? यदि फिर से बताना हो तो रिपीट का मैसेज करो। समझ में आ गया हो प्लीज यस का मैसेज करो। नहीं समझ में आया हो रिपीट का मैसेज करना, मैं रिपीट करूंगा। बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए अचानक से माइंड में आया तो मैंने सोचा करा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लाइन प्लेन, इस तरफ एक ब्लॉक गिवन है एंड इधर एक पुली और इधर एक ब्लॉक, ठीक है। इधर है 10 किलोग्राम, इस तरफ 5 किलोग्राम एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5 का, ठीक है। 0.5। तुमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एंड टेंशन, करो सॉल्व। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ओह सॉरी, एंगल है 53 डिग्री। एंगल है 53 डिग्री। जीरो, ओके बहुत बढ़िया। टेंशन कितना होगा ये बताओ फिर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी। 0 एंड 50, बिल्कुल सही आंसर है। फ्रिक्शन फोर्स भी बताना, तुम्हें बताना एक्सेलरेशन, टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। थर्टी न्यूटन, ठीक है।
देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो एफबीडी ड्रॉ करो। तो इस 10 पे नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg sin थीटा, मास है कितना 10, g है कितना 10 और साइन 53 4/5, इधर से कितना आ जाएगा 80। ठीक है। अच्छा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल नीचे है mg का और इस तरफ है mg cos थीटा। सही है। तो ध्यान से देखना n बराबर है mg cos थीटा एंड mg cos थीटा कितना होगा 60 न्यूटन के। तुमने सॉल्व कर भी लिया होगा। ठीक है। यदि मैं यहाँ से फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करता हूँ, एफ मैक्स कितना आएगा 0.5 इंटू 60, यहाँ से आ जाएगा 30। अब ध्यान से समझो, मुझे समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट के पास इस तरफ है पुलिंग फोर्स 80 और इधर है पुलिंग फोर्स 50, तो इसकी मूविंग टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी। अच्छा, ये जैसी मूविंग टेंडेंसी नीचे की तरफ रखता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, ऊपर लगेगा। अच्छा सोचो, इसके पास 80 है पुलिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 30, तो 80 माइनस 30 50, और ये भी तो 50 ही दे रहा है ना। तो सिस्टम कैसे रहने वाला रेस्ट पे, ये तो मैंने लॉजिकल समझाया। तुम चाहो तो एफबीडी से सॉल्व करो। एफबीडी से क्या लिखोगे, 80 माइनस एफ माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है। अच्छा, फिर उधर से क्या लिखोगे, तो टी माइनस 50 इक्वल्स टू 5 इंटू ए, इधर 10 इंटू ए कर लो, 10 इंटू ए, और इस तरीके से तो इसे कैंसिल होगा और 80 माइनस एफ 50 इक्वल्स टू 15 है। यहाँ से तुम्हें क्लियर कट दिखेगा कि एक्सेलरेशन कितना है, 0 दिख रहा है क्या तुम्हें। अब जैसे एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन आ जाएगा 50 न्यूटन के बराबर, और फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है तो 30 न्यूटन। देखो इस क्वेश्चन में भी अपने को पहले लॉजिकल समझना है कि ऑब्जेक्ट किधर मूविंग है। जैसे मैं ये समझाऊं तुम्हें फिर से, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास पुलिंग फोर्स 80 न्यूटन है, इधर है 50 न्यूटन, तो नेट कितना 30, तो 30 से इस तरफ मूव करेगा, लेकिन फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन है तो ये मूव करने नहीं देगा, समझे। तो ये रेस्ट पे रहेगा, तो रेस्ट पे रहा तो एक्सेलरेशन 0, टेंशन है अपने पास 50 और फ्रिक्शन है 30। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट कर लो इसे अच्छे से। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डिटेल है, इधर है 53 डिग्री, इस तरफ 10 किलोग्राम एंड ये ब्लॉक इस तरीके से। ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फिर से 0.5 ही गिवन है एंड यहाँ पे m गिवन है, ए टी और एफ, मतलब एक्सेलरेशन टेंशन एंड फ्रिक्शन सॉल्व करना है। व्हेन पहले केस में m जो है वो है 2 किलोग्राम, दूसरे केस में m जो है वो है 8 किलोग्राम, तीसरे केस में m जो है वो है 10 किलोग्राम। करो सॉल्व। ए टी एफ मतलब एक्सेलरेशन टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स सॉल्व करना है। m डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, 2 8 एंड 10 किलोग्राम। करो ट्राई।
सबसे पहले m इक्वल्स टू 2 किलोग्राम के लिए आंसर दो। m इक्वल्स टू 2 किलोग्राम के लिए आंसर बताओ। टू 2.5, 25 एंड 30। ओके, देखो मैं m इक्वल्स टू 2 किलोग्राम के लिए पहले सॉल्व कर देता हूँ। 3, 26 एंड 30। ओके, अच्छे से सॉल्व करो, मिस्टेक मत करो। चलो देखते हैं। पहले तो मैं यहाँ से mg sin थीटा लिखना चाहता हूँ। देखना, तो mg sin थीटा कितना होगा, 80 के बराबर इसके लिए लिख रहा हूँ। फ्रिक्शन यदि मैक्सिमम लिखना चाहता हूँ, फ्रिक्शन मैक्सिमम, तो कितना आएगा, 30 न्यूटन के बराबर। ठीक है, समझो इस तरफ अपने पास 20 न्यूटन, क्योंकि मास है 20 किलोग्राम। पहले तुम्हें समझना होगा कि ऑब्जेक्ट मूविंग किस तरफ है। तो देखो, मान लो मैंने इसे नीचे की तरफ मूव कराता हूँ, सपोज करो। तो नीचे की तरफ मेरे पास 80 न्यूटन है, ऊपर की तरफ है 30 न्यूटन, फिर भी रिमेनिंग कितना है, 50 न्यूटन। समझो, रिमेनिंग फिर भी कितना है, 50 न्यूटन। और ये डिमांड तो 20 का ही कर रहा है। कहने का मतलब ये जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ मूविंग होगा, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूविंग होगा। अब जैसे मुझे ये पता लग गया कि इसके पास अब ए एक्सेलरेशन है, फिर अपना प्रॉपर एफबीडी ड्रॉ करेंगे। देखो, एफबीडी ड्रॉ करने से पहले तुम्हें लॉजिकल समझना होगा, लॉजिकली कि ये ऑब्जेक्ट मूविंग किधर है, ये ब्लॉक मूविंग किधर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखें तो इस तरफ कितना लगेगा, 80 न्यूटन, ऊपर कितना लगेगा, 30 न्यूटन, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, और एक्सेलरेशन ए किधर है, नीचे की तरफ। तो 50 माइनस टी इक्वल्स टू 10a, है ना। और उस तरफ से अपन लिखे तो t माइनस 20 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, तो इससे कैंसिल होगा, और 30 इक्वल्स टू 12a। तो a इक्वल्स टू 30/12, दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किसी क्वेश्चन में रखोगे टेंशन पता लगेगा, और फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम 30 लग रहा है, तो 30 2.5, और तुम टेंशन सॉल्व कर लोगे। ये मैंने सॉल्व किया m इक्वल्स टू 2 किलोग्राम के लिए। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। थ्री 320 एंड 326 कैसे आया, 326 एंड 30 ये कैसे आया आंसर। एक्सेलरेशन तो 3 आ भी नहीं रहा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स लॉजिक प्लस मैथमेटिकल दोनों से ही सॉल्व होता है। पहले अपने को लॉजिकली चेक करना होता है कि ये ऑब्जेक्ट मूविंग किधर है। जब अपने को पता लग जाए कि इस डायरेक्शन में मूविंग है, फिर जाके अपन इक्वेशन लिखेंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ में अपन क्या करते थे, किसी डायरेक्शन में मान लेते थे, आंसर खुद निगेटिव आ जाता था। एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स शॉर्टकट से भी यही आ रहा है। हाँ बिल्कुल आएगा ना, बिल्कुल। देखो तुम चाहो, देखो तुम्हें अब अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगा कि जो मैंने शॉर्टकट बताया नेट पुलिंग फोर्स वो बेसिकली है क्या। अब फिर इस पुलिंग फोर्स में -30 कर देना, समझ रहे हो कैसे। देखो इधर 80 है, 80 माइनस 20 कितना हुआ, 60, और 60 माइनस 30, तो नेट पुलिंग फोर्स 30। अब तुम्हें पता है कि जो 30 न्यूटन का जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये भी काइंड ऑफ पुलिंग फोर्स है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये तुम्हें यहाँ तक करने के लिए तुम्हें पहले पता करना होगा कि ऑब्जेक्ट मूविंग किस तरफ है। जब तुम यहाँ तक पहुंच जाते हो फिर तो तुम शॉर्टकट लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले बताओ 2 किलोग्राम के लिए तुम्हें समझ आ गया क्या, किसी को कोई भी स्टेप में दिक्कत है क्या, m इक्वल्स टू 2 किलोग्राम के लिए। नो, 8 एंड 10 तुम खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, और आंसर मुझे बताओगे। एंड आज मैं ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट करूंगा जेई मेंस के मॉड्यूल से। अब मैं तुम्हारे होमवर्क जेई मेंस वाले मॉड्यूल से ही दूंगा, उस स्टूडेंट का ही रिक्वेस्ट आ रहा था लगातार। तो अब मैं तुम्हें होमवर्क जेई मेंस के मॉड्यूल से ही दूंगा, ठीक है। तो अब ये 8 एंड 10 के जी के क्वेश्चंस, मतलब ये वाला सॉल्व कर लेना, और फिर मैं ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है।
जेई मीन्स मॉड्यूल तो सभी के पास होगा ना? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। रवि ने सेकंड का भी आंसर बता दिया, क्या बात है। सेकंड का आंसर एक बार मैं बता देता हूँ, चेक कर लेना, शायद ये होता है तो ठीक है, नहीं तो अपन देख लेंगे। 080 080 एंड दूसरे केस का आंसर क्या बताया गया? 0 120 ये आंसर है। एक बार देखना ये आता है तो ठीक है, नहीं तो अपन चेक करेंगे, है ना। 080 और 0 120। ठीक है, फिर आज अपन यही पेंड करेंगे। अरुण सर आ गए हैं, गुड मॉर्निंग सर।